दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओएफएस लाया और जैसे ही खबर पड़ी कि ओएफएस आ रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ओएफएस है अब क्या होगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ओएफएस लाया क्योंकि ऑलरेडी सरकार की होल्डिंग ज़्यादा है, तो उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को 75% से नीचे लाना है तो ओएफएस तो लाया ही जाएगा। लेकिन जो अमाउंट है रखी गई वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, यानी एक तरह से देखें तो काफ़ी ऊपर की तरफ ही है। यानी इसमें ओएफएस में इतना कोई फ़ायदा भी होने वाला नहीं अगर कोई एंट्री करेगा तो, क्योंकि ये जो प्राइस है ये तो पहले भी थी 4-5 दिन पहले। तो आप समझ सकते हो कि इस ओएफएस का क्या फ़ायदा होगा। रिटेल इन्वेस्टर को जानने की कोशिश करेंगे और क्या इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने Q1 के रिजल्ट का ऐलान भी कर दिया है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा IRFC, क्या उसका भी ओएफएस आएगा। IRFC के अंदर तो सरकार की बड़ी स्टेक है, अगर वो बेचेंगे तो ऑलरेडी प्राइस इतनी बड़ी नहीं है, क्या नुकसान की संभावना बनेगी। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 10:30-11 का सुबह का टाइम है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई 126 पर। यानी इसके पीछे वजह यह रही कि लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो गया था। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे कि ये स्टॉक तो सीधा 10% नीचे चला जाएगा। इस हिसाब से दबाव में एक शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की देख सकते हो कि 134 पर थी और ये देख सकते हो कि ओएफएस जो आया का जो ऐलान किया गया वो मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ, इसलिए उसके कल हमने तेज़ी देखी थी। जो इंट्राडे का लो 125 का है, लेकिन जो हाई है 130 का है। तो देख सकते हो कि इतनी बड़ी कोई इसमें गिरावट की माहौल नहीं बन रही है और इसके पीछे वजह भी है, उसको समझेंगे। अभी फिलहाल स्टॉक 128.45 पर ट्रेड कर रहा है, जब 4.32% की मामूली सी गिरावट है, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 78.20% के आसपास है। तो जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो सरकार ओएफएस के माध्यम से बेच रही है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एफआई इसमें अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं, एफआई इसमें निवेश को बढ़ा रहे हैं। जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 1.75% पर आई है, जो 1.53% थी मार्च में। डीआई की होल्डिंग कम हुई है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। 6.51% की होल्डिंग थी वो 5.75% पर आ गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्राइस रखी गई है 119 रुपये की ओएफएस की जो प्राइस रखी गई है वो ऑलरेडी 19 जुलाई को भी थी, यानी आज से 7-8 दिन पहले, यानी 5-6 ट्रेडिंग सेशन के पहले 119 के आसपास प्राइस थी। और सरकार ने अपना जो फैसला लिया वो उसी प्राइस के आसपास है जो हाईएस्ट प्राइस थी, क्योंकि फैसला कोई तुरंत एक दिन में तो नहीं होगा, उसके लिए 2-4 दिन का टाइम लगा हुआ। तो 119 के आसपास जो प्राइस थी वहीं पे रखा गया है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे कोई गिरावट की बड़ी संभावना नहीं है। 6 से 7 दिन पहले ऑलरेडी 119 के आसपास स्टॉक था, फिर उसके बाद में एक तेजी का दौर शुरू हुआ और 119 से स्टॉक 139 तक भी गया, नहीं काफ़ी अच्छा हमने 20 रुपये का मूवमेंट देखा स्टॉक के अंदर। तो इस हिसाब से ओएफएस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस ओएफएस के माध्यम से सरकार करीब 1330 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रही है। तो आज से 27 जुलाई से ओएफएस खुल चुका है और 28 जुलाई तक यानी कल तक चलेगा ये। तो सरकार ओएफएस के माध्यम से 5.36% की अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रख चुके हैं और ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 119 का रखा गया है। तो सरकार पहले दिन यानी टी डे लगभग 7.08 करोड़ इक्विटी शेयर यानी करीब 3.4% के शेयर बेचेंगे और इसके बाद अगर ओएफएस ओवर सब्सक्राइब होता है तो सरकार अतिरिक्त 1.96% की हिस्सेदारी और बेचेगी सरकार। यह ऑफर ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज की अलग विंडो पर होगा। केवल यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ के बाकी जो बड़े इन्वेस्टर हैं वही टी दिवस पर अपनी बोली लगाने की उनको अनुमति है। रिटेल इन्वेस्टर को आज मौका नहीं है। अपनी बोली लगाते समय आप देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर है वो गैर आवंटित बोलियों को खुद रिटेल श्रेणी के बिना सदस्य वाले हिस्से में ही आवंटन के लिए T+ दिन के आगे बढ़ाने की इच्छा को भी संकेत दे सकते हैं। तो गैर रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने टी दिन पर अपनी बोलियां लगाई है और वह अपनी देख सकते हो कि जो गैर आवंटित बोलियों को T+1 दिन तक बढ़ाने का विकल्प अगर उन्होंने चुना है तो उन्हें ओएफएस में दिशा निर्देशों के अनुसार T1+ के दिन पर ही बोलियां लगाने का मौका मिलेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर को देखो T1+ दिन यानी 28 जुलाई को मौका मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज की अलग विंडो पर वो ट्रेडिंग घंटों के दौरान वो अपनी यहाँ पे बोली लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को T1+ दिन पर ही बोली लगाने की अनुमति है। इसके अलावा जो गैर रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने गैर आवंटित बोलियों की T1+ दिन तक आगे बढ़ाने का विकल्प चुना था वो बोली का फ़ायदा उठा सकते हैं और बोली लगा सकते हैं।
IDBI कैपिटल्स मार्केट और LRR सिक्योरिटीज इस ऑफर के ब्रोकर है। तो कुल मिला के इस ऑफर से कोई बड़ी तकलीफ वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राइस ठीक रखी गई है और आने वाले समय इसमें डेफिनेटली फिर से तेजी का दौर भी शुरू होगा और स्टॉक ऊपर भी जाएगा। अब यहाँ पे RBI ने एक बड़ा फैसला और किया है, Q1 की जो डेट है उसका ऐलान कर लिया है। तो सैटरडे 12 अगस्त को हमारे सामने Q1 का रिजल्ट होगा और ट्रेडिंग विंडो जो है वो आप देख दो कि 14 अगस्त से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो जो कंपनी से संबंधित लोग हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो आने वाले समय में 14 अगस्त के बाद में खुलेगी, क्योंकि 40 आवर्स के बाद में, रिजल्ट के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाती है। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। अब अगर हम इसके रिजल्ट की संभावना देखें तो पिछली बार जून 2022 में 4,641 को भी इसके आसपास रिवेन्यू था, जो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 में 5,720 को भी तक पहुंचा। और जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके रिवेन्यू बढ़ रहा है, आशा करें कि इस बार रिवेन्यू उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा। वैसे मार्च में रिवेन्यू में एक ज़बरदस्त इजाफा था, लेकिन उसके बाद में जून से लगातार रिवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। प्रॉफिट की भी बात करें तो जून 2022 में 298 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 में 359 रुपये तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन दिसंबर में उससे ज़्यादा प्रॉफिट था, 380 रुपीज़ के आसपास था। और अगर इस बार प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल आता है तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। वैसे कंपनी नवरत्न बन चुकी है, ऐसे में बिजनेस करने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल चुका है और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, 2027 तक के लिए इनके पास काफ़ी बड़े ऑर्डर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस काफ़ी अच्छा। वंदे भारत का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लगभग फाइनल हो चुका है। आने वाले समय 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी बनाएगी कंपनी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आपको RVNL में खरीदारी करनी चाहिए, जितना डीप में मिले, एक तरह से मौका है आपके पास पिछले निचले लेवल पर खरीदारी करने का, तो इस मौके का फायदा उठाकर आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। चलते हैं हम IRFC की तरफ। देख सकते हो कि स्टॉक 35.05 पर ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.57% की गिरावट है। तो यहाँ पे भी उसका थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है RVNL का, क्योंकि दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। RVNL को फाइनेंस प्रोवाइड तो IRFC ही करती है और लोगों को डर भी है कि कहीं यहाँ पे भी बड़ा OFS आएगा तो क्या होगा, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। इंट्राडे में आप देख दो कि 35.35 का इसने हाई बनाया तो 34.75 का लो भी बना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट का ऐलान अभी इसका नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो रिवेन्यू लगभग एक जैसा ही है। जून 2022 में 5,627 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 6,236 करोड़ तक पहुंच गया। तो आशा करें कि इस बार रिवेन्यू थोड़ा और बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे कुछ गिरावट जरूर हुई है। जून 2022 में जहाँ पे 1,662 रुपये के आसपास प्रॉफिट थी, जो मार्च 2023 में घट के 1,328 रुपये के आसपास आ गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसकी, कंपनी का 0 NPA है। इसके अलावा कंपनी जो भी कर्ज प्रोवाइड करती है रेलवेज को, उसकी गारंटी सरकार लेती है और बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करती है ग्लोबल मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा इंडिया के बाजार से भी। तो बिजनेस यूनिक है और इसका नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए तो जून 2022 में जहाँ पे 42,657 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत है कंपनी, प्राइस इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पे जो लोगों को चिंता होने लगी है वो है इसका प्रमोटर होल्डिंग 86.36% के आसपास है, यानी काफ़ी भारी मात्रा में शेयर सरकार के पास है, यानी आने वाले समय 11% तक का OFS लाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें तो RVNL का OFS लाया गया है, जो प्राइस इतनी नीचे नहीं रखी गई, उस हिसाब से कह सकते हैं कि अगर इसका भी OFS लाया जाएगा तो जो प्राइस होगी वो 32 या 33 के आसपास होगी या 30 के आसपास होगी। तो उससे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, गिरावट की इतनी संभावना नहीं बनेगी। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। स्टॉक अभी दौड़ा नहीं है, आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं, निवेश करना चाहिए। यहाँ पे इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ देखें इसकी तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड अगर आप देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक थोड़ी सी कम है, जो 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।